हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, इसके राइटर है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। इन दोनों ने मिलकर स्टोरी को लिखा है। काफ़ी अच्छा स्टोरी है ये, चलिए देखते हैं। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6 years old, daughter Suzanne जो कि 7 years old है, and I set sail from Plymouth, England। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ये टाइम याद रखेंगे। जुलाई 1976 का टाइम था और टोटल 4 लोग थे। एक नरेटर खुद, दूसरी उनकी वाइफ मैरी, तीसरा उनका 6 साल का बेटा जोनाथन और चौथा उनकी एक 7 साल की बेटी सुजैन। ठीक है, कि 4 लोग क्या करते हैं, सेट सेल करते हैं। सेट सेल मतलब टू बिगिन अ जर्नी बाई सी, एक समुद्र से यात्रा तय करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये लोग? फ्रॉम प्लाईमाउथ, इंग्लैंड। अब एक बार हम वर्ल्ड मैप देखते हैं और ये सब कुछ लोकेशंस याद कर लेते हैं जो इस स्टोरी में मेंशन है। तो आप यहाँ पे एक ब्लैंक वर्ल्ड मैप देख पा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ लोकेशंस याद कर लेंगे जो इस स्टोरी में मेंशन किया गया है। ठीक है, सबसे पहला तो अभी हमने देखा था प्लाईमाउथ, इंग्लैंड, जो कि है यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, पहला लोकेशन ये। दूसरा, ये आपको पता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीका का इस साइड को क्या बोलेंगे, बोलिए? वेस्टर्न साइड है ये, तो इसलिए इसको वेस्टर्न कोस्ट, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? फिर इसके जो साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट में यहाँ पे एक केप टाउन बोल के जगह है, वो याद रखेंगे। फिर ये तो पता ही है आपका इंडिया, और इसके नीचे ये कौन सा ओशन है बताइए? ये सब इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, पिनप्रिक जैसा, उसको बोलते हैं आइल एम्स्टरडैम। तो ये लोकेशन भी आप याद रखेंगे। और उसके बाद ये तो आपको पता ही होगा शायद, ऑस्ट्रेलिया है ये। समझे कि नहीं समझे? तो कितना हो गया टोटल? नंबर 1 इंग्लैंड, प्लाईमाउथ, ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे है केप टाउन, ये हो गया आइल एम्स्टरडैम, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। इतना लोकेशन आप याद रखेंगे। 1 2 3 4 5 आप याद रखेंगे तो काफ़ी होगा। ठीक है, चलिए। तो ये लोग अपना जर्नी प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। और क्यों स्टार्ट करते हैं? टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे। ठीक है, इन्होंने 200 साल पहले राउंड द वर्ल्ड वॉयज किया था, पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया था। ठीक है, समुद्री यात्रा से। फिर तो इसी यात्रा को डुप्लीकेट करने के लिए, डुप्लीकेट यानी रिपीट करने के लिए ये चारों लोग भी चल पड़े हैं। ठीक है। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. तो यहाँ पे जो नरेटर है, आई मतलब ये एक 37-year-old बिजनेसमैन है। तो ये बोल रहे हैं कि मैं और मेरी पत्नी का कई दिनों से, काफ़ी लंबे समय से एक सपना रहा है। क्या सपना रहा है? सेलिंग करने का। सेलिंग करना मतलब ऐसा नाव जिसमें पाल होता है, वैसा नाव को चलाना। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऐसे नाव को चलाने को बोलते हैं सेलिंग करना। ठीक है। इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, इन द वेक ऑफ मतलब फॉलोइंग। ठीक है, ये लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? यही कैप्टन जेम्स कुक को फॉलो करते हुए इनका भी सपना था कि ये लोग भी राउंड द वर्ल्ड वॉयज करेंगे। और पिछले 16 सालों से जो भी टाइम जिसमें ये मस्ती कर सकते थे, वो टाइम में लोग मस्ती ना करके क्या कर रहे थे? होनिंग यानी शार्पन कर रहे थे अपने सी फेयरिंग स्किल्स को। मतलब वो स्किल्स जो समुद्री यात्रा करते वक्त लगेगा इनको। ठीक है, वो सब स्किल्स को ये लोग शार्पन कर रहे थे 16 साल से। समझ रहे कितना मेहनत किया होगा इन लोगों ने। और कहाँ पे ये सब ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे? इन ब्रिटिश वाटर्स। ब्रिटिश वाटर्स कौन सा जगह है? चलिए मैप में देख लेते हैं। तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, इसके आसपास का जो पानी वाला एरिया है, इसको बोलते हैं ब्रिटिश वाटर्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो हम अंडरलाइन किए हैं वो आप भी अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एग्जाम में पूछते हैं आपसे कि कौन 4 लोग जर्नी कर रहे थे, कहाँ से स्टार्ट किए थे, जर्नी करने का एम क्या था। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रिपरेशन किया था, वो सब आप ध्यान रखेंगे। आगे देखें, आवर बोट वेव वॉकर, अ 23 मीटर 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द टफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। इन्होंने एक बोट तैयार किया था और उस बोट का नाम रखा था वेव वॉकर। ठीक है, लहरों पे चलने वाला। ये बोट का खास बात क्या है? ये 23 मीटर लंबा था और इसका वेट का अगर बात करें तो 30 टन इसका वेट था। ठीक है, वुडन हर्ल्ड मतलब इसका जो आउटर बॉडी था वो लकड़ी का बना हुआ था। प्रोफेशनली बिल्ड किया गया था इसे। ठीक है, काफ़ी साइंटिफिक तरीके से। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और हमने इन्हें महीनों तक सेट किया था। टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और जितना हो सके उतना मुश्किल वेदर में इस बोट को चलाकर टेस्ट किया गया था। ठीक है, तो इस वेव वॉकर के बारे में भी एग्जाम में आपसे पूछते हैं, इसका फीचर्स बताइए।
चलिए, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3-year 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। फर्स्ट लेग यानी पहला चरण, यहाँ पे लेग मतलब क्या है, वन पार्ट ऑफ अ जर्नी, ठीक है। तो जर्नी का पहला पार्ट, वो जर्नी जो 3 साल तक मतलब 3 सालों के लिए प्लान किया गया था, और ये जर्नी का टोटल डिस्टेंस कितना है, 105,000 किलोमीटर। तो इस जर्नी का जो पहला चरण था वो काफ़ी अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। अब ये लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से होते हुए केप टाउन तक पहुँच चुके हैं। याद है आपको, अभी मैप में दिखाए थे वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका कौन सा है, और केप टाउन अफ्रीका का साउदर्न पार्ट में, ठीक है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। फिर आगे देखें, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टूक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन। फिर ये लोग और ईस्ट की तरफ जाते हुए, अभी हमने वर्ल्ड मैप में देखा था कि ये अफ्रीका है, यहाँ पे नीचे में केप टाउन था, तो ये साइड तो ईस्ट कहा जाएगा। तो ईस्ट की तरफ और आगे जाने से पहले उन्होंने क्या किया, 2 crewmen ले लिया। क्रूमैन का मतलब होता है मैन हु वर्क ऑन द शिप, ठीक है, जो शिप में काम करते हैं। और उस 2 क्रूमैन का नाम क्या था, एक था लैरी विजिल जो कि अमेरिकन था, और दूसरा था हर्ब सिगलर, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड का था। इनको लेने का मकसद क्या था, टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, क्योंकि अभी लोग किस में एंटर करने वाले हैं, वर्ल्ड का सबसे खतरनाक सी में एंटर करने वाले हैं, जो कि था साउदर्न इंडियन ओशन, ठीक है। इन दोनों क्रूमैन का नाम आप याद रखेंगे। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगैन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो जब हम लोग केप टाउन से निकले तो एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन क्या हुआ, हमें सामना करना पड़ा स्ट्रॉन्ग गेल्स का। गेल्स मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, काफ़ी तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और आगे आने वाले कुछ हफ्ताओं तक ये हवाएं लगातार बहती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। ये तेज़ हवाएं मुझे टेंशन नहीं दे रही थी, मुझे टेंशन था इन वेव्स का, क्योंकि इन वेव्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा था, लहरों का साइज़ काफ़ी ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था, अप टू 15 मीटर्स, ठीक है, एज हाई एज आवर मेन मास्ट। ये जो वेव्स थी ये 15 मीटर ऊंचा तक उठ रहा था, और ये हाइट लगभग कितना था, हमारे मेन मास्ट इतना था। मेन मास्ट क्या होता है, ये मान लीजिए कोई भी एक बोट है, तो बोट का ये जो एक बीच में वो लंबा सा पोल होता है, ठीक है, इस पोल को बोलते हैं मेन मास्ट। और इसी पोल में एक पाल यानी सेल टांगा जाता है, और उस सेल को टांगने के लिए एक और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लकड़ी भी लगाया जाता है, ठीक है, तभी तो इसको बांधा जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। मतलब ये मान लीजिए बोट है, ये लंबा सा पोल को मेन मास्ट बोलेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल पोल भी रहता है, तब इस पे एक पाल या फिर सेल बांधा जाता है, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल जो पोल है इसको क्या बोलते हैं, बूम बोलते हैं, ये नाम याद रखेंगे। इसको बोलते हैं मेन मास्ट, और इसको क्या बोलेंगे, मेन सेल या फिर सिंपली सेल बोलेंगे। और एक यहाँ पे एक छोटा सा कपड़ा भी होता है जिसको जीप बोलते हैं, ठीक है, स्टॉर्म जीप। तो ये नाम भी याद रखिएगा, स्टोरी में आगे मेंशन है। इसका काम होता है स्पीड को रेगुलेट करना। चलिए, तो ये जो वेव्स थी ये मेन मास्ट इतना ऊंचा उठ रही थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो दिसंबर 25 आते आते हम लोग केप टाउन के ईस्ट की तरफ 3,500 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे, ठीक है। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। एट्रोसियस मतलब एक्सट्रीमली बैड, तो काफ़ी बुरा मौसम होने का बावजूद भी हमने काफ़ी अच्छा हॉलीडे अपना सेलिब्रेट किया क्रिसमस ट्री के साथ, क्योंकि क्रिसमस वीक चल रहा था वो, ठीक है। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीजन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। तो न्यू ईयर्स डे यानी 1 जनवरी आ गया, और तब तक भी वेदर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन हमने ये अनुमान लगाया कि ये वेदर तुरंत चेंज होने वाला है, और ये चेंज तो हुआ लेकिन और बुरा हो गया वेदर चेंज होके, ठीक है। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक। तो 2 जनवरी की सुबह को काफ़ी बड़ी बड़ी वेव्स उठ रही थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जीप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। तो हम लोग एक काफ़ी छोटा सा स्टॉर्म जीप के साथ सेल कर रहे थे। पता है स्टॉर्म जीप अभी बताए थे, छोटा सा ट्रायंगुलर कपड़ा जो होता है उसको स्टॉर्म जीप बोलते हैं। लेकिन हम लोग इस स्टॉर्म जीप को यूज़ करते हुए भी हम लोग काफ़ी स्पीड बना रहे थे, और 8 नॉट्स की स्पीड से हम लोग चल रहे थे, ठीक है। ये स्पीड का यूनिट होता है नॉट्स। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. तो जैसे ही शिप किसी वेव के टॉप पे चढ़ती थी, मतलब मान लीजिए ये कोई वेव है, तो शिप मान लीजिए अगर यहाँ पे पहुँचती थी तो इनको कैसा नज़ारा दिखता था कि आगे क्या है, काफ़ी जो इनॉर्मस सी है वो रोल करते हुए इनके पास आ रहा है, ठीक है, इनके पास आ रहा है, ऐसा महसूस होता था। और जो विंड है और जो फवारे जो शिप के ऊपर गिर रहे थे, उनका जो
आवाज़ था, मानो वो चीख रहे थे, ठीक है, और ये काफ़ी कानों को दुख पहुंचा रहे थे, ठीक है, डर लग रहा था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप एंड लैश्ड द हेवी मूविंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। तो बोट को हमने चाहा कि बोट क्या हो जाए, स्लो हो जाए। तो बोट को स्लो करने के लिए इन्होंने दो काम किया। नंबर 1, इन्होंने स्टॉर्म जीप को ड्रॉप कर दिया, मतलब हटा दिया वहाँ से। और नंबर 2, लैश्ड मतलब बांधना। क्या बांधे ये लोग? अ हेवी मूरिंग रोप। एक मूरिंग रोप क्या होता है? ऐसा मजबूत रस्सी होता है जिससे हम लोग बोट को किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के साथ बांधते हैं। तो वही मोटा रस्सी लेके लूप मतलब फंदा बना के अक्रॉस द स्टर्न में बांध दिए। स्टर्न क्या होता है? स्टर्न मतलब बैक पार्ट ऑफ अ बोट, ठीक है। आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो पीछे वाला हिस्सा है इसको स्टर्न बोलते हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया? देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। तो हमने ये सब चीज़ किया। देखिए, डबल लैश्ड एवरीथिंग, हर चीज़ को दोबारा बांधा। नंबर 2, वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट इज ड्रिल। लाइफ राफ्ट ड्रिल क्या होता है? मतलब प्रैक्टिसिंग हाउ टू क्लाइंब इनटू अ लाइफ बोट इफ द मेन बोट सिंक्स। अगर ये मेन नौका इनका डूबता है तो कैसे जो लाइफ बोट होता है उसमें कैसे चढ़ा जाएगा, उसको बोलते हैं लाइफ राफ्ट ड्रिल, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने लगे वो लोग। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, लाइफ लाइन्स क्या होता है? ये ऐसे रस्सी होते हैं जो इंसान अपने शरीर में बांधते हैं ताकि ये लोग बह के कहीं और ना चले जाए, ठीक है। तो सबने अपने शरीर में रस्सी बांध लिया। डोंट ऑयल स्किन्स, डोंट मतलब पहनना, और ऑयल स्किन मतलब वाटर प्रूफ क्लोथिंग, ये उन्होंने पहन लिया। और लाइफ जैकेट भी पहन लिया, ठीक है। और इतना प्रिपरेशन करके ये लोग क्या करने लगे? इंतजार करने लगे कि अब आए, कोई भी तूफान आए तो आए, ठीक है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विथ एन ओमिनस साइलेंस। तो पहला इंडिकेशन इम्पेंडिंग डिजास्टर का, इम्पेंडिंग मतलब अबाउट टू हैपन, अप्रोचिंग, ठीक है। तो वो डिजास्टर जो आने वाला था उसका पहला इंडिकेशन कब मिला? शाम को 6 बजे मिला, ठीक है। उसका इंडिकेशन क्या था? ओमिनस साइलेंस। ओमिनस मतलब कोई बुरा चीज़ होने से पहले जो साइलेंस होता है वैसा साइलेंस हुआ वहाँ पे, ठीक है, डरावना साइलेंस था। द विंड ड्रॉप्ड, अचानक से हवाएं पूरा बहना रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रेव डार्क, और आसमान पूरा काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। फिर एक तेजी से बढ़ता हुआ एक दहाड़ हमारे पास आ रहा था। एंड हमने देखा कि एफ्ट ऑफ द शिप, एफ्ट मतलब बिहाइंड द शिप, एक काफ़ी बड़ा सा क्लाउड जो है वो खड़ा हो गया था, ठीक है, हमने ये देखा। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। फिर मैंने काफ़ी डर से ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया कि वो क्लाउड नहीं था, वो बल्कि एक वेव ही था, एक लहर ही था। इतना बड़ा लहर था जैसा ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा था, ठीक है। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest। तो ये जो वेव था जिसको बोला गया था यहाँ पे इनॉर्मस क्लाउड, ये वेव इतना वर्टिकल नज़र आ रहा था, एकदम खड़ा वॉल की तरह खड़ा वेव था ये, और एकदम दोगुनी हाइट था बाकी अदर वेव से, ठीक है। ये इतना बड़ा वेव था। तो ये फ्राइटफुल ब्रेकिंग, फ्राइटफुल मतलब काफ़ी डरावना, ब्रेकिंग क्रेस्ट मतलब आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो वेव उठने के बाद जो फिर नीचे गिरते हैं ना, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग क्रेस्ट होना, ठीक है। तो वैसा ही पानी वो टूट के अब कहाँ पे गिरने वाला था? उस नाव पे गिरने वाला था, ठीक है। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। तो ये जो रोर था, वेव का जो दहाड़ था, ये बढ़ते बढ़ते अब वो दहाड़ गड़गड़ाहट में बदल चुका था उसका आवाज़, ठीक है। और ये जो स्टर्न है मतलब बोट का जो बैक साइड है वो अब एकदम ऊपर उठ रहा था, क्योंकि पीछे का तरफ से ही वेव आ रहा था, ठीक है। तो बोट का जो बैक साइड है ये भी ऊपर की तरफ उठ रहा था, मतलब बोट अब ऐसा हो गया था लगभग, ठीक है। और एक क्षण के लिए मुझे तो लगा कि हम लोग इस वेव को पार कर जाएंगे, वी माइट राइड ओवर इट, ठीक है। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक। लेकिन तभी क्या होता है, वो जो लहर का जो वेव का जो पानी है वो पानी बोट के ऊपर गिरता है, बोट का जो ऊपर का फ्लोर है उसको डेक बोलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी जोर से एक एक्सप्लोजन मतलब धमाका सा होता है उस पानी के साथ। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. अब क्या क्या घटना होता है देखिए। टोरेंट का मतलब होता है लार्ज अमाउंट। तो लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन और वाइट वाटर जो है वो शिप के ऊपर आके गिरता है। फिर अगला चीज़ क्या होता है, जो नरेटर है उनका जो हेड है वो स्टीयरिंग व्हील से टकराता है। फिर अगला चीज़ क्या होता है, ओवरबोर्ड मतलब इनटू द सी। ये जो नरेटर है वो उछल के मतलब पानी का फोर्स से उछल के जो समुद्र है उसमें गिर जाते हैं, ठीक है। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और वो नदी में वेव्स के अंदर डूबते ही चले जाते हैं। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। तो जो स्टोरी के नरेटर है उन्होंने अपना डेथ स्वीकार कर लिया, ठीक है।
और जैसे जैसे वो अपना होश खोते जा रहे थे वैसे वैसे ये एक अलग सा ही शांति महसूस कर रहे थे। ठीक है, होता है मरते वक्त इंसान शांति महसूस करता है। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, लेकिन अचानक से क्या होता है कि इनका सिर पानी से बाहर आ जाता है और ये क्या देखते हैं, अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। वो देखते हैं कि कुछ मीटर दूर उनका जो बोट वेव वॉकर है वो नियर कैप्साइजिंग, अब उलटने वाला होता है और उस बोट का जो मास्ट है एकदम हॉरिजॉन्टल हो चुका होता है। ठीक है, बोट लेट चुका है एकदम, अब उलट जाएगा किसी भी वक्त। तभी क्या होता है कि देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, हर्ल्ड का मतलब होता है थ्रू अप। ठीक है, तभी एक वेव आता है, ये वेव का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये वेव उस बोट को अपराइट सीधा खड़ा कर देता है। ठीक है, माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, लाइफ लाइन याद है वो रोप जो शरीर में बांधे हुए हैं, तो वो रस्सी काफ़ी टाइट से नरेटर को भी खींचता है। ठीक है, आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इन टू वेव वॉकर्स मेन बूम। तो जो नरेटर है वो गार्ड रेल्स को पकड़ लेते हैं, बोट के साइड में जो रेल्स लगा है उसको पकड़ लेते हैं और सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर मेन बूम, और हवा में लहराते हुए वो कहाँ पे जाके गिरते हैं, वेव वॉकर का मेन बूम पे जाके टकराते हैं। ठीक है, तो इस वेव ने काफ़ी अच्छा काम किया, दो काम किया। सबसे पहले तो इसने वेव वॉकर को सीधा कर दिया और नंबर 2 जो नरेटर है वो समुद्र में गिरे हुए थे उनको भी हेल्प किया वेव वॉकर में वापस आने में। ठीक है, सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। उसके बाद जो और आगे जो वेव्स आए वो टॉस्ड मी, टॉस्ड मतलब मानो उछाल रहे हो नरेटर को, लाइक अ रैग डॉल, एक काफ़ी हल्की वस्तु की तरह जो नरेटर थे वो डेक पे इधर से उधर हो रहे थे। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और इसी दौरान इनका जो लेफ्ट रिब है वो टूट जाता है। माई माउथ फील्ड विद ब्लड, मुंह में खून आ जाता है और कुछ दांत भी टूट जाते हैं। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, लेकिन किसी भी तरह मैं स्टीयरिंग व्हील की तरफ जाता हूँ। लाइंड ऑफ द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और जो बोट का जो बैक साइड है उसको सीधा करता हूँ और फिर हंग ऑन का मतलब होता है हेल्ड द बोट टाइटली, बोट को काफ़ी टाइटली पकड़कर वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। हर जगह पानी ही पानी दिख रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि शिप के नीचे वाले हिस्से में भी पानी आ चुका है, लेकिन मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं आ रहा था कि मैं व्हील को छोड़ के नीचे जाऊँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। हैच क्या होता है, हैच का मतलब होता है डोर लीडिंग बिलो द डेक, डेक से नीचे जाने से कुछ रूम होता है तो उस रूम से जाने के लिए एक डोर होता है, उस डोर को हैच बोलते हैं। तो वो दरवाज़ा खुलता है और मैरी आती है और बोलती है वी आर सिंकिंग, बोलते हैं कि हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम, चिल्ला कर बोलती है द डेक्स आर स्मैश्ड वी आर फुल ऑफ वाटर, डेक्स टूट चुके हैं और हम पानी से भर चुके हैं, नीचे का कमरा पानी से भर चुका है। टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। तो जो नरेटर है वो बोलते हैं कि ठीक है तुम स्टीयरिंग व्हील पकड़ो, वो चिल्ला कर बोलते हैं और वो खुद कहाँ दौड़ते हुए जाते हैं दरवाजे की तरफ। स्क्रैम्बल मतलब होता है रैन। ठीक है, लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, तो लैरी एंड हब जो 2 क्रू मैन थे वो काफ़ी तेज गति से पंपिंग कर रहे थे, मतलब पानी जो है वो बोट से समुद्र में फेंक रहे थे। ठीक है, मैडमैन मतलब पागलों की तरह, मतलब वेरी हार्ड वर्क करना। ठीक है, ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, क्लोथ्स क्रॉकरी चार्ज टीन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। क्या क्या चीज़ नीचे देखने को मिलता है, देखिए ब्रोकन टिम्बर्स जो लकड़ी के टुकड़े टूटे हुए देखने को मिलते हैं। हंग एट क्रेजी एंगल, सब टूट के अलग अलग एंगल्स पर लटके हुए हैं। द होल स्टारबोर्ड साइड, ये वर्ड को समझिएगा, स्टारबोर्ड साइड क्या होता है। ये बोट है तो बोट का जो राइट हैंड साइड है उसको स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टारबोर्ड साइड था वो बल्ज इनवर्ड्स, वो टूट के अंदर की तरफ मुड़ चुका था, मतलब ये जो बोट है मान लीजिए ये पूरा टूट के अंदर की तरफ धंस चुका था, ऐसा हो गया था बोट का कुछ शेप, समझ रहे हैं। चलिए फिर आगे देखिए, क्लोथ्स क्रॉकरी जो सामान थे, चार्ट्स हो गए, टीन्स हो गए, टॉयज हो गए, ये सब स्लॉश्ड अबाउट, स्लॉश्ड का मतलब होता है मूव नॉइजली, वो सब पानी में तैर रहे थे। ठीक है, फिर आगे देखिए, आई हाफ स्वयं हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, तो मैं आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ बच्चों के कैबिन तक पहुंचा और वहाँ पे जाके पूछा बच्चों से कि आर यू ऑल राइट, तुम सब लोग ठीक हो, आई आस्क्ड। ठीक है, तो यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, अपर बंक मतलब अपर बर्थ, स्लीपिंग बर्थ जो होता है वहाँ से वो लोग जवाब देते हैं जी हाँ पापा हम ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड सू, तो सुजैन जो है वो बोलती है कि लेकिन पापा मेरा सिर थोड़ा दुख रहा है, पॉइंटिंग टू अ बिग पम्प अबव हर आइज, और वो अपने सिर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है देखो पापा यहाँ पे एक सूजन हो गया है, वो दिखाते हुए बोलती है ठीक है कि मुझे यहाँ दुख रहा है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन नरेटर के पास टाइम नहीं है कि अभी वो सूजा हुआ सिर के बारे में टेंशन ले। ठीक है, इसको तो बाद में भी ठीक करा सकते हैं, अभी मेन प्रायोरिटी क्या है, अभी इनका जान बचाना मेन प्रायोरिटी है।
आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। तो मैंने 3 चीज़ लिया, हैमर लिया, स्क्रू लिया और कैनवस जो पाल होता है, तिरपाल, ठीक है, मोटा कपड़ा, वो लिया और मैं वापस डेक पे आया। डेक समझते हैं ना, जो फ्लोर होता है, उस पर आया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैस्ट ओपन वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। अब चूंकि जो बोट का स्टारबोर्ड साइड यानी राइट हैंड साइड टूट के खुल चुका था, इसलिए हम लोग हर एक लहर के साथ अपने अंदर पानी ले रहे थे। बोट के अंदर पानी आ जा रहा था, ठीक है, क्योंकि ये एक हिस्सा टूट चुका था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। तो नरेटर सोचते हैं कि अगर हम जल्दी से कुछ रिपेयर नहीं करेंगे तो हम लोग श्योरली डूब जाएंगे, इतना पानी अंदर आ रहा था। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. तो किसी भी तरह मैं क्या करता हूँ, कैनवस को स्ट्रेच करता हूँ और लगा देता हूँ वाटरप्रूफ हैच कवर जो है कहाँ पे, गेपिंग होल्स में, ठीक है। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन कुछ पानी अभी भी अंदर आ रहे थे, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन अच्छा बात यह था कि ज़्यादातर पानी जो है उसको डिफ्लेक्ट कर देता था साइड की तरफ, ठीक है। नहीं तो पहले क्या था, सारा पानी अंदर आ जाता था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अब बोलते हैं ना, मुसीबत आता है तो हर जगह से आता है, वैसे ही कुछ इनके साथ भी हुआ। तो असली प्रॉब्लम्स कब आया, जब हमारा जो हैंड पम्प था वो ब्लॉक हो गया। क्या चीज़ से, डेब्रिस, कूड़ा कंकड़ से हैंड पम्प ब्लॉक हो गया, ठीक है। वो कूड़ा कंकड़ जो कैबिन्स में फ्लोट कर रहा था, उससे ये हैंड पम्प ब्लॉक हो गया। एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पम्प था वो भी शॉर्ट सर्किट से वो भी खराब हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, ठीक है, मतलब जो पानी का जो लेवल था वो डरा देने वाले लेवल तक पहुंच चुका था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड। और जब मैं वापस डेक पे आया तो मुझे पता चला कि जो 2 हमारे हैंड पम्प्स थे वो दोनों हैंड पम्प भी रेंज्ड ओवरबोर्ड, मतलब पानी में गिर चुके हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द फोर स्टे सेल, द जीप, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। और इस हैंड पम्प्स के साथ साथ जो 4 स्टे सेल था, जो जीप था, डिंगीज और जो मेन एंकर था, ये सभी पानी में गिर चुके थे, ठीक है। 4 स्टे सेल क्या होता है, मेन सेल समझ ही गए, जीप भी आप समझ गए। डिंगीज क्या होता है, डिंगीज होते हैं स्मॉल ओपन बोट्स यूज्ड फॉर इमरजेंसीज, ठीक है, जो छोटे छोटे बोट होते हैं वो। और मेन एंकर, एंकर क्या होता है, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, लंगर इसको बोलते हैं। बोट को किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करके बोट को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब सामान भी जो समुद्र में गिर चुके थे, ठीक है। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। फिर तभी मुझे याद आता है कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। चार्ट रूम क्या होता है, ऐसा रूम जहाँ पे मैप्स को रखा जाता है, ठीक है। तो उसके फ्लोर के नीचे एक और इलेक्ट्रिक पंप है, ये नरेटर को याद आता है। और इस इलेक्ट्रिक पंप को जो नरेटर है उसको एक आउट पाइप के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और खुशी की बात यह है कि ये पंप काम करता है, ठीक है। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. तो वो जो सारा नाइट तो था, इतना लंबा नाइट था और काफ़ी ठंडा नाइट था, और उस नाइट को हम लोग सिर्फ 3 ही काम किए। क्या था, पंपिंग मतलब पानी को बाहर फेंकना, स्टीयरिंग मतलब हैंडल को संभालना, और वर्किंग द रेडियो मतलब रेडियो से कुछ मैसेज भेजने का कोशिश करना, ठीक है। We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. तो हमें हमारे mayday calls का मतलब होता है डिस्ट्रेस मैसेजेस सेंट ओवर द रेडियो। किसी से हेल्प मांगने के लिए जो हम मैसेज भेजते हैं उसको mayday calls बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इन mayday calls का कोई रिप्लाई भी नहीं मिल रहा था, और ये रिप्लाई ना मिलना कोई सरप्राइजिंग भी नहीं था, क्योंकि इतना हम लोग दूर आ चुके थे कि मुश्किल था यहाँ पे रिप्लाई मिल पाना, ठीक है। सूज हेड हैड सोलन अलार्मिंगली, सुजैन का हेड काफ़ी बुरी तरीके से फूल चुका था। सी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसके आँख काले काले हो गए थे। एंड नाउ सी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब वो आके दिखाती कि पापा देखो मेरे बाहों में एक कट आ गया है, ठीक है। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई सी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, सी रिप्लाइड। तो जब नरेटर उनसे पूछते हैं, अपनी बेटी से पूछते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया इंजरीज के बारे में, तो बेटी रिप्लाई देती है कि देखिए, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। बोलती है कि पापा हम आपको टेंशन नहीं देना चाहते थे जब आप हम लोग को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा बात रिप्लाई वो देती है।
तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला बात हमने ये देखा था कि जुलाई 1976 का टाइम था और ये 4 लोग सी जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, राउंड द वर्ल्ड वॉयज करने के लिए जेम्स कुक की तरह। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, ठीक है। और इन्होंने इस जर्नी के लिए 16 सालों से प्रैक्टिस कर रखा था और इन्होंने एक बोट भी बनाया था जिसका नाम था वेव वॉकर, 23 मीटर लंबा, 30 टन वेट था इसका, ठीक है। प्रोफेशनली बिल्ड था और रफेस्ट वेदर में इसको टेस्ट किया गया था। तो ये लोग जो जर्नी का फर्स्ट पार्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से क्रॉस कर लेते हैं और ये लोग अब केप टाउन तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। लेकिन और आगे जाने से पहले ये लोग 2 क्रूमैन को लेते हैं, लैरी विजिल और हर्ट सिगलर, ठीक है, ताकि ये लोग जब साउदर्न इंडियन ओशन में जाए, वहाँ का वेदर काफ़ी रफेस्ट होगा तो वहाँ पे हेल्प के लिए क्रूमैन चाहिए होंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो लोग केप टाउन से निकलते हैं तो मौसम ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी बड़े बड़े वेव्स आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से दिसंबर 25 आ जाता है और ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। फिर न्यू ईयर डे आता है लेकिन वेदर और ख़राब होते चला जाता है, ठीक है। फिर जनवरी 2 में जो वेव्स थे वो और भी बड़े हो जाते हैं और फिर क्या होता है, देखिए, ये लोग उस वेव से बचने के लिए कुछ काम करते हैं, बोट को स्लो डाउन कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जिप को हटा देते हैं, फिर रस्सी बांध देते हैं हर चीज़ में, स्टर्न में, फिर डबल लैश्ड यानी हर चीज़ को दोबारा बांधते हैं, फिर लाइफ रैफ्ट ड्रिल प्रैक्टिस करते हैं, लाइफ लाइन्स को अपने शरीर में बांध लेते हैं, ऑयल स्किन पहन लेते हैं, लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को भी अंडरलाइन कीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि ये लोग क्या क्या प्रिपरेशन लेते हैं उस स्ट्रॉम से बचने के लिए, ठीक है। फिर वो स्ट्रॉम आता है और तबाही मचा देता है, नाव अच्छा खासा टूट जाता है। तो देखिए, फिर एक बोट डूबने वाला होता है कि तभी एक वेव आता है, वो वेव उस बोट को सीधा कर देता है और साथ ही साथ जो नरेटर है वो पानी में गिर चुके होते हैं उनको उठा के वापस बोट पे पटक देता है, ठीक है। तो ये इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। फिर उसके बाद हमने आगे देखा, उनकी वाइफ आती है और बोलती है कि मैरी आती है और बोलती है कि नीचे के जो रूम से उसमें भी पानी आ रहे हैं, ठीक है। तो जो नरेटर है वो उनको बोलते हैं कि ठीक है, तुम ये व्हील संभालो, मैं जाके देखता हूँ। तो वो जाके देखते हैं, अपने बच्चों से पूछते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो? वो दोनों बोलते हैं ठीक है। सुजैन बोलती है कि मेरे सिर में थोड़ा सा चोट आया है, ठीक है। फिर इसके बाद जो नरेटर है वो रियलाइज़ करते हैं कि जो बोट का स्टारबोर्ड साइड है, ठीक है, वो अच्छा खासा टूट चुका है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि कुछ रिपेयर अगर नहीं करेंगे तो ये बोट पक्का डूब जाएगा, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, बोट को रिपेयर करने के लिए कुछ कैनवस लेते हैं और वाटरप्रूफ हैच कवर्स लेते हैं और उस गेपिंग होल्स में भर देते हैं, ठीक है। इससे पानी काफ़ी डिफ्लेक्ट हो जाता है। और वो क्या करते हैं, साथ ही साथ जो चार्ट रूम फ्लोर था वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पंप होता है, उसको उठा के वो आउट पाइप से कनेक्ट करते हैं और थोड़ा पानी को पंप आउट करते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जब बोट में पानी भर जाता है तो पानी को बाहर निकालने के लिए जो नरेटर है वो क्या क्या एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। फिर ये लोग काफ़ी मेडे कॉल्स भेजते हैं लेकिन उसका कोई रिप्लाई जल्दी आता नहीं है। इतना तक हमने देख रखा है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाता है जनवरी 3, ठीक है। बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। तो जनवरी 3 तारीख को कुछ अच्छा खबर सुनने को मिलता है। तो उस दिन सुबह में जो पंप्स थे उन्होंने वाटर लेवल काफ़ी कम कर दिया था, इतना कम कर दिया था कि हम लोग 2 घंटे का रेस्ट ले पा रहे थे इन रोटेशन। मतलब एक इंसान काम कर रहा है तो दूसरा इंसान रेस्ट कर लेगा, फिर ये रेस्ट करेगा तो ये इंसान काम करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रोटेशन में रेस्ट करना। फिर आगे देखिए, बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रीफ फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। अब ये देखिए, लेकिन फिर भी इतना पानी बाहर निकालने का बावजूद भी कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा लीक है बिलो द वाटर लाइन। वाटर लाइन क्या होता है, मान लीजिए ये बोट है तो बोट का इतना हिस्सा अगर पानी के नीचे है, ये हिस्सा, तो इस लाइन को बोलते हैं वाटर लाइन, ठीक है। तो वही बताते रहे कि वाटर लाइन के नीचे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सा लीक है जिसके जरिए बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए नरेटर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ऑल द बोट्स मेन रीफ फ्रेम्स। मेन रीफ फ्रेम्स क्या होता है, वुडन पीसेस फॉर्मिंग द फ्रेम ऑफ द बोट। आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं रीफ फ्रेम्स, ठीक है। तो ये रीफ फ्रेम्स पूरा टूट चुका है, पूरा कील तक। कील क्या होता है, एक लंबा सा वुडन पीस होता है जो एकदम बोट के बॉटम में होता है, ठीक है। ये बोट को सीधा रखने में हेल्प करता है। आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, नीचे का जो लकड़ी है उसको कील बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा बोट था वो पूरा मेन रीफ फ्रेम से लेकर कील तक टूट चुका था। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cardboard partition. इतना टूट चुका था कि ये जो बोट का स्टारबोर्ड साइड है ना, उसको सिर्फ कौन पकड़ के रखा हुआ था, कुछ अलमारी के जो तख्ते हैं वो पकड़ के रखे हुए थे। We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia.
तो उस वेव का हीट किए हुए 15 घंटा हो चुका था, ठीक है, हमने वो 15 घंटा सर्वाइव कर लिया था। लेकिन ये जो वेव वॉकर का जो हालत हो गया था, हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग ज़्यादा देर तक इसमें सवारी नहीं कर सकते हैं और ये हमें ऑस्ट्रेलिया तक तो पहुंचा ही नहीं सकता है। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east। फिर इन्होंने चार्ट्स यानी मैप चेक किया और कैलकुलेट किया कि 2 छोटे छोटे आइलैंड होने चाहिए, ठीक है, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे ईस्ट की डायरेक्शन में। चलो ये एक अच्छा खबर सुनने को मिला। फिर आगे देखते हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडेम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। तो यहाँ पे 2 स्मॉल आइलैंड में से एक आइलैंड था आइल एम्स्टरडेम, याद है आपको, हम मैप में दिखाए थे, छोटा सा था, ठीक है। तो ये फ्रेंच साइंटिफिक बेस था यहाँ पे। फिर आगे देखिए, आवर मेन होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। तो हमारा मेन बचने का जो उम्मीद था वो यही था कि अगर हम इस बड़े से ओशन में ये जो पिन प्रिक्स छोटे से डॉट मात्र जो आइलैंड है उस पर अगर पहुंच जाए तो वही हम बच पाएंगे, नहीं तो बचना मुश्किल है, क्योंकि आगे एक ही लैंड आने वाला है जो कि है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया तक हमारा बोट पहुंचा नहीं सकता है, ठीक है। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। तो यहाँ पे नरेटर बोलते हैं कि लेकिन जब तक कि ये हवा और जो समुद्र का बहाव है वो अबेट यानी स्टॉप ना हो जाए, तब तक हम अपना सेल को वापस नहीं लहरा सकते हैं और तब तक हम इस आइलैंड पे पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। पहुंचने का जो चांसेस है वो काफ़ी कम होगा। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और ये जो वेव हिट हुआ था, ठीक है, जो वेव बड़ा सा वेव नाव पे गिरा था, इससे हमारा जो ऑक्सिलरी यानी जो सपोर्टिंग इंजन था वो भी काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। तो हमें आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल ही होस्ट करना पड़ेगा, हवा का मदद से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑन जनवरी 4, अब देखिए 4 जनवरी 4 तारीख हो गया। ये सब डेट्स याद रखेंगे हाँ, किस किस डेट पे क्या क्या चीज़ हो रहा है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस डेट में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो जनवरी 4 तारीख को आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। तो 36 घंटा लगातार वाटर पंप करने के बाद, वाटर बाहर फेंकने के बाद हम कुछ ही सेंटीमीटर अब लास्ट पानी को बाहर निकाल रहे थे, मतलब पानी का लेवल अब काफ़ी कम था नाव में। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब बस हमें इतना ही स्पीड से पानी फेंकना है जिस स्पीड से पानी अंदर आ रहा है, ठीक है। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। मेन मास्ट पे हम कोई भी सेल नहीं लगा पा रहे थे। क्यों नहीं लगा पा रहे थे? क्योंकि प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुट द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वेयर। तो इसलिए मेन मास्ट में सेल नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि रिगिंग का मतलब होता है रोप्स डेट बैलेंस द मास्ट ऑफ द बोट, ठीक है, वो रस्सी जो मास्ट को बैलेंस करता है। तो इस रोप्स का प्रेशर से ये डर था कि कहीं जो डैमेज सेक्शन है वो और भी टूट के ना बिखर जाए, ठीक है। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम छोटा वाला जो सेल है स्टॉर्म जीप वो लगा देते हैं और हम लोग वहाँ चल पड़ते हैं जहाँ पे वो 2 आइलैंड्स होने का उम्मीद था, ठीक है। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। तो मैरी कुछ खाने के लिए लाती है, क्या लाती है, कॉर्न बीफ लाती है और क्रैकर बिस्किट्स लाती है, और लगभग 2 दिनों में ये हमारा पहला खाना था, ठीक है। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। रेस्पाइट मतलब पीरियड ऑफ रेस्ट। तो ये जो हमारा आराम था ये कुछ ही क्षणों के लिए था। क्यों? क्योंकि एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। क्योंकि 4 बजे फिर से क्या हो गया, काले काले बादल आसमान में बनना शुरू हो गए, ठीक है। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। फिर 1 घंटे के अंदर अंदर जो हवाओं का स्पीड था वो 40 knots तक पहुंच गया और जो समुद्र में लहरें थी वो भी काफ़ी ऊंची ऊंची उठ रही थी, ठीक है। द वेदर कंटिन्यू टू डेटोरिएट थ्रू आउट द नाइट एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। फिर मौसम और भी ख़राब होता चला गया पूरे रात तक, ठीक है, और सुबह होते होते जनवरी 5 तारीख आ गया, हमारा सिचुएशन फिर से वही दुखदायक हो गया, ठीक है। अब जनवरी 5 तारीख आ चुका है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" तो जब मैं अंदर गया चिल्ड्रंस के कैबिन में उन्हें शांत करने के लिए, तब जॉन पूछता है कि पिताजी क्या हम मरने वाले हैं? I tried to assure him that we could make it। तो मैंने कोशिश किया उसे ये विश्वास दिलाने का कि हम कर लेंगे, हम पार कर लेंगे इस खतरे को भी। But Daddy, he went on। लेकिन जो जॉन है वो कंटिन्यू करता है कि लेकिन पिताजी, We aren't afraid of dying if we can all be together, you and mummy, Sue and I। देखिए पिताजी, हमें मरने से डर नहीं लगता है कि अगर हम एक साथ हैं तो, ठीक है, आप, मम्मी, मैं और सू, अगर हम साथ में हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता है। यही हमारी स्टोरी का टाइटल भी है, ठीक है। तो ये छोटा सा लाइन काफ़ी मोटिवेटिंग है उसके फादर के लिए, ठीक है। चलिए, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रेस्पॉन्ड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड।
तो नरेटर बोलते हैं कि मेरे पास सब नहीं था कि मैं क्या से रेस्पॉन्ड करूँ इस बात का, ठीक है, इतना बड़ा बात उस छोटे से बच्चे ने बोल दिया। लेकिन मैं उस चिल्ड्रंस कैबिन से बाहर निकला और इस डिटर्मिनेशन के साथ बाहर निकला कि मैं अब लड़ूंगा, मेरे पास जो भी है उसके साथ इस सी से लड़ूंगा, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू। अब देखिए, हमें पता है कि जो बोट का स्टारबोर्ड साइड है वो कमज़ोर हो चुका है, काफ़ी टूट चुका है वो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो नरेटर है वो क्या डिसाइड करते हैं, हीव टू करने का डिसाइड करते हैं। हीव टू क्या होता है, हीव जब भी स्टॉर्म आता है तो जो सेलर्स है वो क्या करते हैं, हीव टू करते हैं, यानी बोट को स्टॉप कर देते हैं स्पेसिफिक एंगल में लाके, ठीक है। स्पेशल मतलब टेक्निकल टर्म है ये, आप सिर्फ इतना समझिए कि हीव टू का मतलब होता है बोट को स्टॉप कर देना, ठीक है। With the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin। तो वो कैसे हीव टू कर रहे हैं देखिए। ये क्या करते हैं कि जो अनडैमेज पार्ट है, कौन सा अनडैमेज पार्ट है, जो बोट का लेफ्ट हैंड साइड है जिसको पोर्ट बोलते हैं, याद है आपको, राइट हैंड साइड को स्टारबोर्ड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को पोर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो जिस तरफ से वेव्स आ रहा है उस तरफ में उन्होंने बोट का लेफ्ट हैंड साइड यानी पोर्ट साइड को कर दिया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक सी एंकर बनाया, क्योंकि जो असली वाला सी एंकर था, लंगर जो था, वो समुद्र में गिर चुका था उस वेव हिट के दौरान, ठीक है। तो इन्होंने एक इम्प्रोवाइज, एक खुद ही बनाया एक सी एंकर। तो इन्होंने ये सी एंकर दो चीज़ों से बनाया था। नंबर 1, इसमें एक रस्सी चाहिए होगा तो हैवी नायलॉन रोप इन्होंने यूज़ किया था, और नंबर 2 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, जो प्लास्टिक के बड़े बड़े डिब्बे थे, वैसे 2 डिब्बे इन्होंने लिए और इससे इन्होंने सी एंकर बनाया, ठीक है। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। तो उस दिन शाम को मैरी और मैं एक साथ बैठे हुए थे हाथ पकड़कर, ठीक है, और जैसे जैसे शिप हिल रहा था वैसे वैसे पानी अंदर आए जा रहा था ब्रोकन प्लैंक्स के थ्रू, ठीक है। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। हम दोनों ने ये महसूस किया कि अब हम लोग का अंत काफ़ी करीब है। But wave walker rode out of the storm and by the morning of January 6 with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant। लेकिन खुशी का बात यह है कि ये जो वेव वॉकर था वो इस स्टॉर्म को क्रॉस कर लेता है और जनवरी 6 का दिन आ जाता है, और उस दिन सुबह में हवाएं जब शांत हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, सेक्सटेंट का रीडिंग करने का कोशिश करता हूँ। सेक्सटेंट क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो बोट का पोजीशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसमें वो रीडिंग लेते हैं कि कहाँ एग्जैक्टली ये लोग लोकेटेड है। फिर देखिए, बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। तो ये चार्ट रूम में वापस जाते हैं, जिस रूम में मैप्स रखा होता है, वहाँ पे वो विंड स्पीड कैलकुलेट करते हैं। फिर वो मेजर करते हैं कि जो समुद्र बह रहा है उसका कोई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है कि नहीं, हवाओं में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है, समुद्र का स्पीड में कोई चेंज हो रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ वो मेजर करते हैं, और इन सब के थ्रू वो कैलकुलेट करते हैं अपना पोजीशन, ठीक है। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज डैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो बेस्ट एफर्ट पढ़ने के बाद भी वो यही कैलकुलेट कर पाए कि वो लोग कितने चौड़े ओशन में है। देखिए 150,000 किलोमीटर चौड़े में है, और वो किसका तलाश कर रहे हैं, एक 65 किलोमीटर चौड़ा आइलैंड का तलाश कर रहे हैं। काफ़ी मुश्किल काम है। While I was thinking, Sue moving painfully joined me। तो जब मैं ये सोच ही रहा था कि क्या करूँ आगे, तब सुजैन आती है और काफ़ी दर्द से वो चल रही होती है और मेरे पास आती है। The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits। सुजैन का क्या हालत है देखिए, उसका जो सिर का लेफ्ट साइड है वो काफ़ी फूल चुका था और उसके जो आँख थे वो काले काले हो गए थे और एकदम छोटे छोटे छेद मात्र रह गए थे। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड। तो वो मुझे एक कार्ड देती है जो उसने वो बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। कैरिकेचर मतलब कार्टून होता है, ठीक है। तो उस कार्ड पे उन्होंने, कार्ड के फ्रंट पेज में उन्होंने कार्टून बनाए हुए थे मैरी का और मेरा, ठीक है, और कुछ वर्ड्स लिखा था उस कार्ड पे। क्या लिखा था देखिए, हेयर आर सम फनी पीपल, कुछ फनी लोग हैं यहाँ पे। डिड दे मेक यू लाफ, तो ये सब कार्ड पे लिखा हुआ है। हाँ, क्या आपको ये हंसी देते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मुझे भी काफ़ी हंसी आता है। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ था उस कार्ड के फ्रंट पे। इनसाइड वॉज अ मैसेज, फिर कार्ड के अंदर में एक मैसेज लिखा हुआ था। वो मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं कितना प्यार करती हूँ आप दोनों से। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये कार्ड आपको सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए है और उम्मीद करते हैं बेस्ट के लिए, उम्मीद करते हैं हम बच जाए, ठीक है। तो देखिए, एक छोटा सा बच्चा जो खुद ही इतना पेन में है, इतना उसको दिक्कत हो रहा है, उसमें भी वो एक कार्ड बनाती है और कार्ड में इतना पॉजिटिव मैसेज लिख पाना मतलब काफ़ी तारीफ वाला बात है, ठीक है।
somehow we had to make it। अब ये पढ़ के तो नरेटर का मन में और भी ज़्यादा जोश पैदा हो जाता है। वो बोलते हैं कि अब तो हमें किसी भी हालत में बचना ही बचना है, ठीक है। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशन, मैं बहुत बार चेक करता हूँ अपने कैलकुलेशन को कि सारा सही हो। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। तो जो हमारा मेन कंपास था वो तो हमने खो दिया था, लेकिन हम एक स्पेयर, एक पड़ा हुआ कंपास को यूज़ कर रहे थे। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज या फिर फॉल्ट ये था कि इसे मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए करेक्ट नहीं किया गया था, ठीक है। मतलब कुछ इफेक्ट होता है मैग्नेट का, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसका इफेक्ट के लिए ये तैयार नहीं किया गया था, ठीक है। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो दो चीज़ के लिए एज्यूम कर लेते हैं कुछ वैल्यू। पहला चीज़ तो इस मैग्नेटिक वेरिएशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा जो इस इंडियन ओशन के इस पार्ट में एक हवा बहता है जिसको बोलते हैं वेस्टर्ली करेंट, ठीक है। तो इन दोनों का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे कुछ इसका मार्जिन रख के काम करते हैं, ठीक है। कुछ खुद से ही वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टेयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। तो 2 बजे करीब दिन में, ठीक है, वो वापस डेक पे आते हैं और लैरी को बोलते हैं, याद है लैरी, ठीक है, उसे बोलते हैं कि तुम 185 डिग्री स्टेयर करो, ठीक है, हैंडल को घुमाओ। इफ़ वी वर लकी आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। और वो लैरी को बोलते हैं कि अगर हम लकी हुए, ठीक है, मैं काफ़ी कन्विक्शन यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ ये बोल रहा था, लेकिन अंदर से मुझे खुद पे यकीन नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कन्विक्शन के साथ बोलते हैं कि अगर हम लकी हुए तो हम लोग वो क्या देख सकता है, एक आइलैंड देख सकता है शाम को 5 बजे तक, ठीक है। देन विथ अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ। फिर काफ़ी भारी दिल से मैं अंदर जाता हूँ, ठीक है, नीचे जाता हूँ और वापस मैं अपने बंक मतलब जो बिस्तर है वहाँ पे जाता हूँ। और ताजुब का बात यह है कि मुझे यहाँ पे नींद भी आ जाता है, ठीक है। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM। तो जब मैं उठा नींद से तो कितना बज चुका था, 6 बज चुका था। याद है सोए कब थे ये, 2 बजे करीब सोए थे, 6 बजे उठते हैं, 6 बजे नींद खुलता है। एंड ग्रोइंग डार्क, और वो देखते हैं कि बाहर अब अंधेरा हो रहा है। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड। तो मुझे ये समझ में आ गया कि हमने वो आइलैंड तो पीछे ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि एस्टिमेट के हिसाब से आइलैंड कितना बजे मिलने वाला था, 5 बजे, अब तो बज चुका था 6। तो हो सकता है मान लीजिए आइलैंड यहाँ पे हो, और हो सकता है इनका लक अच्छा भी हो, आइलैंड आया भी हो, लेकिन वो बगल से गुजर गए हो, ठीक है। अब तो 6 बज गया है। तो देखिए, एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। और जो हमारे पास सेल यानी पाल बचा हुआ था, हमारे पास इतना उम्मीद तो नहीं था कि हम वापस, मान लीजिए यहाँ पे आइलैंड था, यहाँ पे बोट आ चुका है, आगे निकल चुका है ना। अब जो सेल था हमारे पास इतना नहीं था, इतना पावरफुल नहीं था कि बोट को हम वापस टर्न करें और वापस उस आइलैंड पे जाए, ठीक है। फिर आगे देखिए, एट दैट मोमेंट अ टाउजल्ड हेड अपीयर्ड ऑन बाई माई बंक। तो उसी टाइम क्या होता है कि एक टाउजल्ड हेड का मतलब ऐसा सिर जिसका बाल कॉम्ब नहीं किए हो, बाल ऐसे बिखरे हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसका बाल है, ये उनके बेटे जोनाथन का बाल है, ठीक है। तो वो आता है वहाँ पे अपने बिखरे हुए बालों को लेकर और बोलता है, कैन आई हैव अ हग। जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन पूछता है कि पिताजी एक हग कर सकते हैं आपको। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और सुजैन भी उसके ठीक पीछे खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। तो मैं पूछता हूँ उनसे कि मुझे क्यों हग कर रहे हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तो उनका बेटा रिप्लाई करता है कि क्योंकि पिताजी आप बेस्ट डैडी है पूरे वर्ल्ड में और आप एक बेस्ट कैप्टन है। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। तो नरेटर बोलते हैं कि आज नहीं जॉन, ठीक है। वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। तो सुजैन बोलती है कि क्यों पिताजी, आपको आप है, ठीक है। यू फाउंड आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया। तो ये सुनकर तो नरेटर बहुत ही खुश हो गए, बोलते हैं कि क्या, चिल्ला के बोलते हैं, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस। तो दोनों एक स्वर में बोलते हैं कि वो आइलैंड ठीक हमारे सामने है, एज बिग एज अ बैटल शिप, एक ठीक बैटल शिप इतना बड़ा वो आइलैंड है, ठीक है। आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडैम। तो जो नरेटर वो तुरंत दौड़ के डेक पे जाते हैं और काफ़ी रिलीफ के साथ देखते हैं कि एक बड़ा सा आइलैंड उन्हें दिख रहा है, ठीक है। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक विथ लिटल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। लेकिन वो जो आइलैंड था वो काफ़ी छोटा सा था, एक वोल्केनिक रॉक, ठीक है, पत्थर का बना हुआ था, काफ़ी कम पेड़ पौधे थे वहाँ पे, लेकिन फिर भी जैसा भी था ये हमारे लिए वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड था। क्यों, क्योंकि ये हमारा जान बचाने के लिए काम आ रहा था, ठीक है। इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे देखिए, वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर।
तो एंकर्ड मतलब बोट को रोकना, ठीक है। तो हमने ऑफशोर यानी समुद्र में ही बोट को रोक दिया उस रात के लिए, ठीक है। और अगली सुबह उस आइलैंड में कितने लोग रह रहे थे? टोटल 28 इनहेबिटेंट्स रह रहे थे, क्योंकि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था ये, तो जो साइंटिस्ट लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो वो जो भी 28 लोग थे वहाँ पे वो आते हैं और हमें वापस लैंड पे आने में हेल्प करते हैं, ठीक है। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। देखिए, तो एक बार जो नरेटर थे उनके जब पैरों के नीचे जब लैंड महसूस किया उन्होंने, तब उन्हें अब हर चीज़ों का याद आता है, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या इंसिडेंट हुआ उनके साथ। वो सबसे पहले सोचते हैं लैरी और हर्बी के बारे में, जो काफ़ी चीयरफुल रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे, इतना टेंशन भरे सिचुएशन में भी, ठीक है। तो ये सब वर्ड आप याद रखेंगे, चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक, आंसर लिखने में हेल्प करेगा। फिर आगे देखिए, फिर वो मैरी के बारे में सोचते हैं, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो उतने महत्वपूर्ण घंटों में भी वो स्टीयरिंग व्हील को संभाल रही थी, ये मैरी, ठीक है। तो मैरी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा। और मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सबसे मेन पार्ट किसका था? एक 7 साल की बच्ची का था, ठीक है, जो अपने हेड इंजरी को लेके हमें टेंशन नहीं देना चाह रही थी। ये लड़की काफ़ी बहादुर थी। वो हेड इंजरी जो सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। तो वो जो हम देख रहे थे कि उसके सिर में एक चोट आया हुआ था, वो वो हेड इंजरी को ठीक करने के लिए कितने ऑपरेशन करने पड़े? 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े। क्यों? क्योंकि बार बार वहाँ पे ब्लड क्लॉट, खून जम जा रहा था स्किन और खोपड़ी के बीच में, ठीक है। इसलिए उसको ठीक करने के लिए सोचिए 6 ऑपरेशन करना पड़ा। इसका मतलब वो मामूली चोट तो था नहीं, तो इतना भयंकर चोट को भी वो छिपा के कार्ड बनाती थी, ठीक है, पिताजी को बोलती नहीं थी ये सब बात, तो काफ़ी ब्रेव थी वो। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई। और लास्ट में हमारा आता है जोनाथन, जो कि 6 साल का था। इसका जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये लाइन तो काफ़ी फेमस है, ठीक है। ये लाइन काफ़ी मोटिवेट किया था नरेटर को। तो यहाँ पे एक वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक। इस वर्ड का मतलब होता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपना होप नहीं छोड़ना, ठीक है, पॉजिटिव आउटलुक नहीं छोड़ना, इसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म, आशापूर्ण रहना, ठीक है। ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे। तो यही है फिर ये स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया अच्छे से और पसंद भी आया, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसा लगा। और वीडियो एंड करने से पहले एक होमवर्क देते हैं आपको, अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन है कि हाउ एंड व्हेन डिड वेव वॉकर राइड आउट द स्टॉर्म, हाउ डिड द नरेटर फील एट दैट टाइम। वेव वॉकर जो है वो स्टॉर्म से कैसे और कब बाहर निकलता है और नरेटर का क्या फीलिंग्स रहता है उस समय में, वो बताइएगा, ठीक है। तो आराम से सोच कर इसका आंसर देना है। आप, मुझे पता है कि आप बहुत चीज़ भूल चुके होंगे, तो वापस टेक्स्ट में देखिएगा एक बार ये क्वेश्चन में क्या चाहिए इसका आंसर, ठीक है। टेक्स्ट एक बार पढ़िएगा तब इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, आराम से लिखिएगा। चलिए फिर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।